राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से संपत्तियों के दस्तावेज मांगे हैं और इसके साथ ही उनके आय के स्रोत की जानकारी मांगी है। बैंक ट्रस्ट के लोगों से फिर पूछताछ की गई है। एसआईटी को ऑडिट दस्तावेज में अनियमितताएं मिली। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बैठक में सबसे पहले इस्तीफों पर विचार किया जाएगा और इसके बाद मंदिर व्यवस्था में सुधारों को लेकर चर्चा होगी। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर अयोध्या से ही कार को जब्त किया है। कार अविनाश के भाई के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस को शक है कि कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी गई है। इसकी भी जांच हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर है। वो एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक रोड शो के बाद बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक को संबोधित करेंगे। कल यानी कि 5 जुलाई को उनका पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के गेट नंबर 4B पर तैनात पीएसी के एक सिपाही की सरकारी बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई और इससे पास में मौजूद 3 लोगों को गोली के छर्रे लग गए, जिससे वो मामूली तौर पर घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। और अब खबरें राजस्थान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बालोतरा में पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम गुजरात जाएंगे। राजस्थान में बेहोशी के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। ये फैसला हैदराबाद के एक अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद लिया गया। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क की जांच के लिए राजस्थान एटीएस ने कई जिलों में छापामारी की है। एटीएस टीमें संदिग्ध से पूछताछ के लिए डिजिटल सबूतों की जांच में जुटी है। जांच का मकसद है संदिग्ध नेटवर्क का पता लगाना और सुरक्षा को मजबूत करना। जयपुर में मानसून की पहली बारिश में ही टोंक रोड पर अचानक सड़क धंस गई। इससे काफी गहरा गड्ढा हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेडीए की टीम गड्ढे की मरम्मत का काम कर रही है। पुलिस ने इलाके में ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। जोधपुर में भी मानसून की पहली बारिश ने बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। कुछ देर की बारिश ने ही कई इलाकों और रास्तों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। जल भराव की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बारिश के बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने लगी है। कोल्हापुर के खरूल घाट में लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। पुणे जिले के वरंधा घाट में भी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। महाराष्ट्र में बारिश के बीच पेड़ गिरने का सिलसिला जारी है। रत्नागिरी में चिपलून पंचायत समिति के परिसर में एक बड़ा पेड़ गिर गया और इसकी वजह से करीब 20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मुंबई के माटुंगा में भी एक पेड़ गाड़ियों पर जा गिरा। यहां पर भी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। महाराष्ट्र के धुले जिले में बहने वाली अरुणावती नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जोयदा गांव के पास बना छोटा पुल डूब गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े का आरोप, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने उनके दफ्तर में जबरन घुसकर कई दस्तावेजों की फोटो लेने की कोशिश की। पूर्व मेयर के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान थाने में शिकायत दी है। पूर्व मेयर ने आरोपों को खारिज किया। केतन मर्डर केस में वारदात वाली जगह पर मौजूद कई गवाह सामने आए हैं। पुलिस इनके बयान दर्ज कर रही है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि केतन की हत्या की गई थी। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ है। अमरनाथ की पवित्र गुफा की 57 दिन की यात्रा कल से शुरू हो गई है। शुक्रवार को यात्रियों का पहला जत्था गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ था। अमरनाथ यात्रा के तीसरे जत्थे में 4812 तीर्थयात्री 259 गाड़ियों से रवाना हुए। 2771 3000 तीर्थयात्री 133 गाड़ियों में जम्मू से पहलगाम यात्रा मार्ग से यात्रा के लिए निकले हैं। 2041 तीर्थयात्री 126 गाड़ियों में जम्मू से बालटाल यात्रा मार्ग से रवाना।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के लिए तवी रिवर फ्रंट आकर्षण का एक नया केंद्र बन गया है। अब तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर बोटिंग की सुविधा शुरू। जम्मू के कई इलाकों में बारिश हो रही है। रियासी में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता की वजह से रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई। सिंधु जल समझौते पर जम्मू कश्मीर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, सिंधु जल समझौते को दरकिनार कर भारत ने अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते और उसे करके दिखाया भी। आज पाकिस्तान जगह जगह गुहार लगा रहा। और अब बिहार की खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। इन दोनों नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था। जवाइनिया गांव के विस्थापितों के लिए विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। 70 परिवारों को बसाने के लिए इस काम को लेकर भरत तिवारी ने आवाज उठाई थी। अब जिला प्रशासन ने विस्थापितों को पर्चा देने के बाद मकान बनाने और मिट्टी भराई का काम शुरू किया। वैशाली में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त लगातार लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया करता था। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अमन कुमार के पैर में गोली लग गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप लेकर आ रही है। इससे ईवी चार्जिंग स्टेशंस को गूगल मैप्स पर आसानी से ढूंढा जा सकेगा। सरकार की योजना के तहत सड़कों के किनारे ढाबों, होटल, पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। गया जी में नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश सहित कई राज्यों के न्यायिक अधिकारियों समेत कई अभियुक्तों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सम्मेलन में सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है इस खबर का हम रुक कर TV9 पर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और एजेंडे में सबसे पहले इस्तीफों पर विचार होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। चढ़ावा चोरी में SIT की अंतरिम रिपोर्ट पेश होगी। दान व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर भी फैसला किया जाएगा। 2025-26 के बजट और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होगी। मंदिर प्रबंधन में सुधार और नियुक्तियों पर मंथन। ये पूरा एजेंडा क्या होने वाला है ये आपको हम बता रहे हैं। जो खबर आ रही है TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ही आपको जानकारी दे रहे हैं। 6 तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक होने वाली है उसका क्या एजेंडा रहने वाला है। 6 जुलाई की बैठक का वह आपके सामने रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार होगा। मणिराम दास छावनी में 3 बजे बैठक होने वाली। अयोध्या से अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है 6 तारीख की इस बैठक के एजेंडे को लेकर? और ये ऐसा जो जानकारी सामने आ रही कि सबसे पहले इस्तीफों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन इसमें एक और बात है कि बाकायदा एक नियमावली है जिसके तहत जो इस्तीफा है उसमें वोटिंग के तहत ही फैसला होता है। निश्चित तौर पर करुणा, जैसा कि हम पहले भी जानकारी देते रहे कि बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर ही विचार करना है। यानी कि उनके इस्तीफे से शुरुआत होगी इस बैठक की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है वो ये है कि किस तरीके से आगे सुधार किया जाए। यानी कि ट्रस्ट की आगे की संरचना क्या होगी, आगे किस तरीके के बदलाव, बड़े बदलाव किए जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न सामने आने पाए। लेकिन इस बैठक में एक सवाल भी है कि क्या कितने सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे और कितने सदस्यों की मौजूदगी के अलावा अगर बात करें तो 2/3 सदस्यों का जो कोरम होता है वो किस तरह से पूरा होगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि कोई बाहर के भी एक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और वहां पर बड़े निर्णय हो सकते हैं, ये भी एक जानकारी सामने आ रही है। तो सबकी निगाहें अब 6 जुलाई को होने वाली बैठक पर टिकी हुई है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से परमानेंट विदाई होगी, अयोध्या से विदाई होगी, या फिर आगे क्या विचार करता है ट्रस्ट, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि जो नियमावली है ट्रस्ट की वो बताती है कि 2/3 का बहुमत भी जरूरी है अगर जो इस्तीफा है उसे मंजूर किया जाना है। खैर, देखना होगा कि जो 6 जुलाई की बैठक है इसमें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अभिजीत। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो गया। खामनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लाया गया है। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी है लोगों की बड़ी भीड़। अली खामनेई के लिए रोते हुए लोग नजर आए हैं। अंतिम सफर में लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि तेहरान में, अकेले तेहरान में 24 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर लाखों नहीं बल्कि बताया जा रहा है करोड़ों की संख्या में लोग। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इकट्ठा हो सकते हैं इस दौरान जो पूरा 6 दिन का कार्यक्रम चलने वाला है। अंतिम विदाई को लेकर जो पूर्व सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, तो 6 दिनों तक चलेगी अली खामनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम और अंतिम विदाई कार्यक्रम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा भी है। 9 जुलाई को मशहद में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं भारतीय डेलीगेशन ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री पवित्रा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अली खामनेई के विदाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि दी है। तो आखिरी सफर पर अली खामनेई, 4 पॉइंट में पूरी खबर आप समझिए। 4 दिनों तक चलेगा अंतिम विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है। 6 दिनों तक, माफ कीजिएगा, 6 दिनों तक अंतिम विदाई का कार्यक्रम चलेगा। 131 दिन के बाद 9 जुलाई को होंगे सुपुर्दे खाक। आपको बता दें 28 फरवरी में को जब हमला हुआ था, इसमें आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। मशहद में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। 28 फरवरी को यूएस हमले में मौत हुई थी अली खामनेई की। आज क्या हो रहा है? तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में विदाई कार्यक्रम है। 5 जुलाई 2026 की तारीख। अली खामनेई और परिवार के मारे गए सदस्यों के लिए प्रार्थना। 6 जुलाई 2026 की तारीख क्या होगा? तेहरान में मुख्य अंतिम विदाई का जुलूस निकलेगा। इमाम स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर तक का जो विदाई जुलूस है वो निकलेगा। फिर 7 जुलाई 2026 की तारीख को क्या होगा? इस दौरान कोम की जामकरन मस्जिद में प्रार्थनाएं रखी गई है। कोम में विदाई जुलूस निकाला जा सकता है। 8 जुलाई 2026 इराक के नजफ ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। 9 जुलाई 2026 मशहद में इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहद जो कि ईरान का एक अहम धार्मिक केंद्र है, वहां पर अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यूएस, और आपको यह भी बता दें कि यहीं पर अली खामनेई का मशहद में ही जन्म भी हुआ था और यहीं मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हमारे साथ यूएस राठौर सर। यूएस राठौर सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से 28 फरवरी को मौत हुई और उसके बाद अब सुपुर्दे खाक किया गया है, राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और अंतिम विदाई का पूरा 6 दिन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, क्या इसके जरिए कोशिश है, क्या इसके जरिए अमेरिका को वो ताकत दिखानी है ईरान की तरफ से कि आज भी वहां के जो लोग हैं वो सुप्रीम लीडर, वहां का जो इस्लामिक शासन है उसके फेवर में, उसके पक्ष में? क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? करुणा, ये देखिए कि अली खामनेई का शासनकाल कोई 36 साल रहा और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़े अपहीवल्स भी देखे, इंटरनली और एक्सटर्नली। 2 बार ईरान की लड़ाई भी उनके सामने हुई, 12 डे वॉर और अभी मौजूदा वार जिसमें 28 फरवरी को मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ईरान का नेतृत्व उस वक्त किया जबकि ईरान के ऊपर सब तरीके के सैंक्शंस लगे थे, ग्लोबल आइसोलेशन झेल रहा था। यूरोप है, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस है, सबके। इसी दौरान ईरान ने न्यूक्लियर प्रगति की, मिसाइल की प्रगति की, ड्रोन्स की प्रगति की। अब आज ईरान जब ये युद्ध समाप्त हो गया है, एक तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है, सबको पता है कि ईरान इस युद्ध में विजेता बनकर निकला। थोड़ी देर पहले आपने एक लाइन चलाई थी कि अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में ईरान एक तरीके का लीडर बनकर उभरा है। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ से ईरान की बादशाहत शुरू होती है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उन सबको बताना चाहता है कि जो सोचते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, डिसअफेक्शन है, वो सारी चीज़ें बंद हैं क्योंकि ईरान की 1/4 आबादी अपने सुप्रीम लीडर को
अंतिम विदाई देने के लिए आ रही 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी है, जी। विश्वास प्रदर्शन भी है और लोगों को चुप कराने की एक कवायद है कि हम आज भी रेलेवेंट हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं जी। जब हम खुमैनी के जमाने में थे। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है, जिस पर आगे बात करेंगे। ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। खबर यह कि खामनेई के सुपुर्दे खा कार्यक्रम में आक्रोश की संभावना है। अमेरिका इजराइल से उठ सकती है बदले की मांग, और तेहरान में सीनियर रिसर्च फेलो अब्बास असलानी का यह दावा है। दावा किया गया है कि लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तेहरान से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि ये गुस्सा और बढ़ सकता है। तो यूएस इजराइल से बदला लेगा क्या ईरान? खबर क्या है? ईरान में खामनेई का सुपुर्दे खा कार्यक्रम जारी है। दावा है कि कार्यक्रम में जनता में आक्रोश फैल सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भड़क सकता है गुस्सा। खबर यह भी कि खामनेई के सुपुर्दे खा कार्यक्रम में आक्रोश की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ उठ सकती है बदले की मांग, और तेहरान में सीनियर रिसर्च फेलो अब्बास असलानी ने यह दावा किया है कि अब और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल सकता है। बड़ा सवाल ये, क्या सुपुर्दे खा कार्यक्रम के बाद ईरान बड़ा फैसला ले सकता है? क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान हमले की तैयारी कर रहा है? मनीष झा हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अली खामनेई के साथ उनकी पोती का ताबूत और अन्य ताबूत भी हैं जिन्हें लाल रंग से ढका गया है। क्या ये, क्योंकि लाल बदले का भी प्रतीक होता है, क्या ये भी दिखाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है कि आने वाले वक्त में बदला लिया जा सकता है? इजराइल और अमेरिका को ये भी दिख रहा है कैसे एकजुट है ईरान की जनता इस दौरान। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अयतुल्लाह अली खमनेई की शहादत ने ईरान के उस रिजीम को एक संजीवनी दे दी है। उस रिजीम जिसके खिलाफ जनवरी में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे थे, और इस जंग के बाद और खास करके इस शहादत के बाद से रिजीम को एक मौका मिल गया है ये कहने के लिए कि आज उसके साथ कितने लोग हैं। खास करके तब जब इस सुपुर्दे खाक वाले समारोह के दरमियान 2 करोड़ के करीब लोगों के ईरान में जुटने की बात कही जा रही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ईरान की आबादी 9 करोड़ से अधिक लोग हैं, तो क्या 7 करोड़ जो बाकी लोग हैं क्या वो आज भी रिजीम की उस पॉलिसी को मानते हैं या नहीं मानते? अब ये सवाल बेमानी हो गया है। ये बात सच है कि ईरान का जो कलेक्टिव ओपिनियन है वो अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और अधिक अग्रेसिव होगा, और इस वक्त ईरान अब किसी भी तरीके से अमेरिका के किसी भी समझौते को पालन करने से ज्यादा इस बात पर अड़ा रहेगा कि वो अमेरिका के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा रहे। बाकी मुल्क का समर्थन मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि रूस और चीन के अलावा ऐसे कौन से और मुल्क हैं जो ईरान को मिलिट्री वाइज सपोर्ट दे सकते हैं या फिर यूएन या किसी और दूसरे देश में दे सकते हैं। एक बात तो तय है कि इस समारोह के बाद, जो कि सुपुर्दे खाक के 9 जुलाई को होगा, उसके बाद से और अधिक कट्टर दिखाई दे सकता है ईरान, और जिसका परिणाम ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ेगा, और इजराइल तो इसी मौके की तलाश में है। तो एक छोटी सी चिंगारी दोबारा से इस युद्ध को जन्म दे सकती है। बिल्कुल, और शहादत को लेकर और जब जो जनाजा है जब निकलेगा तो उसको देखकर हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों के अंदर और ज्यादा आक्रोश देखने को मिले। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील, खामनेई के ऐतिहासिक जनाजे में शामिल हो जनता दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी। ईरान की आवाम थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बहुत सख्त है। तो अंतिम विदाई से दुश्मन को क्या संदेश? मसूद पेजिश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, क्या बोल रहे हैं? खामनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने की अपील की गई। सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट ईरान का संदेश। खामनेई की शहादत अंत नहीं, नए दौर की शुरुआत है। मेजर जनरल हातेमी, जो कि सेना प्रमुख है, वो क्या बोल रहे हैं? थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ही सख्त है। अंतिम विदाई में शामिल होकर ऐतिहासिक इसको बनाएंगे।
दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी ईरान की आवाम। यूएस राठौर सर, आपका मैं रुख करूं, लेकिन इससे पहले नेवल कैप्टन भी श्याम कुमार सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार सर, एक बात ये बताइए कि क्या जिस तरह का जो सेना प्रमुख की तरफ से बयान सामने आया, जो राष्ट्रपति की तरफ से बयान, एकजुटता की बात कही जा रही है कि एक तरीके से ये ईरान की सेना वहां की सरकार के लिए टेस्टिंग भी है कि अगर वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां के शासन के समर्थन में नजर आती है तो कोई भी बड़ा और कड़ा फैसला इस्लामिक शासन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ले सकता है। धन्यवाद करुणा। जय हिंद, सानो वरुणा। आंसू और आक्रोश के साथ मैं इस पूरे प्रकरण को देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि एक क्षति हुई ईरान को, और ये भी मानता हूं कि ईरान आज का सामाजिक रूप से ज़्यादा सशक्त है, पर इसे और भी दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए, खामेनी एक सुप्रीम कमांड लीडर थे, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे, और ऐसे चुने हुए कोई प्रतिनिधि नहीं थे। वो एक रिलीजियस लीडर थे। तो आपको मान के चलना है कि जब 2 करोड़ लोगों को बुलाया गया है और पूरा ईरान इसके साथ खड़ा है, एक बड़ा शहादत के साथ एक आक्रोश की गूंज, एक तरह से प्रतिरोध की जो गूंज है वो भी साथ साथ दिखाने की कोशिश ईरान की जरूर है। पर रूस का प्रधानमंत्री, कोई बड़ा, चीन का कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता, किसी भी कंट्री का कोई बहुत बड़ा नेता वहां नहीं गया, क्योंकि आप मानते हो कि ये एक उनकी अपनी इंटरनल एक फंक्शनैलिटी थी, उसके हिसाब से ईरान ने कहा। ये भी मानता हूं मैं कि अब ये शायद सीमाओं की युद्ध से ज्यादा विचारों का युद्ध के हिसाब से ईरान इसे प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी अब पूरा विश्व जानता है और सब जानते हैं कि ईरान को अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समझौता करना चाहिए, क्योंकि ये लेवरेज जो लेना चाह रहा है ईरान, ये जरूर सही है। लेकिन अभी ट्रंप ने मीटिंग की है वहां, इजराइल इससे वैसे भी खुश नहीं है और इवन वार्निंग कर चुका है अटैक की। अमेरिका ने कहा है कि यस, हम रिस्ट्रेन करेंगे, अपने जनरल्स को कहा है। नो, ट्रंप ने कहा है कि हम चाहते हैं हम लिवरेज लें, 18 अगस्त तक रुकें और न्यूक्लियर जो डिस्कलेशन है, बनाने की क्षमता को कम करना है, वो उसको हम अचीव करें। हालांकि ये भी प्ले बॉय सिंड्रोम ही मैं मानता हूं, इसको भी मैं एक खिलावा मानता हूं, और एमओयू को वो पूरा के पूरा मैं खिलवाड़ मानता हूं, क्योंकि हर तंत्र में हर जगह इफ्स एंड बट्स हैं। इसलिए दोनों देशों की तरफ से ये जो फिलहाल जो शहादत का मामला है, ये सही चले या ना चले, लेकिन युद्ध अभी और चलेगा। अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और प्रगति हमें इस हिसाब से इसे समझना होगा कि स्लो वॉर है, लंबा चलेगा। जी बिल्कुल सर, और इसी को लेकर एक धमकी भी सामने आ चुकी है। जैसा कि आप बता रहे थे, युद्ध से जुड़ी ये जानकारी, हॉर्मूज को लेकर ईरान ने बड़ी धमकी दी है। खबर ये है कि हॉर्मूज को लेकर अमेरिका दखल ना दे, ये ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालिबाफ की अमेरिका को नसीहत है, अमेरिकी दखल का माकूल जवाब मिलेगा, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। तो कालिबाफ की तरफ से धमकी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी कई बार कालिबाफ की तरफ से ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो ईरान की जनता आक्रोशित है, गुस्सा बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर ये बयान सामने आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, और इसी मुद्दे को लेकर कतर में बातचीत भी होने वाली थी। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हम जानते हैं कि ऐसे तनाव लगातार बरकरार है। वहां पर लगातार जो ईरान है वो अपना हक जताता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की अब नई धमकी क्या है, कालिबाफ क्या बोल रहे हैं? हॉर्मूज में अमेरिका का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अमेरिकी दखल का ईरान पूरा जवाब देगा, हॉर्मूज पर हमारा ही नियंत्रण रहेगा, ये बहुत ही क्लियर कट एक स्टेटमेंट दी गई। वहीं अमेरिका से हम सामान्य रिश्ते चाहते हैं, यह भी बता दिया गया है, और इजराइल हमारे रिश्ते खराब कर रहा है। हॉर्मूज में अभी क्या है? ईरान का कंट्रोल बरकरार है, ईरान निगरानी बढ़ा देगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। निगरानी के लिए एक स्पेशल फोर्स बाकायदा बनाई गई। अब आगे क्या होगा? हॉर्मूज पर अमेरिका ईरान में भी फिर भिड़ंत तय है, यानी कि ये जो संग्राम है, ये जो युद्ध के हालात हैं, वो कभी भी एक बार फिर से वैसे ही हो सकते हैं जो 28 फरवरी के बाद हमने देखे। बिल्कुल, एक बार वैसे हालात फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्नल यूएस राठौर सर, क्या एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ सकता है? क्योंकि ईरान की चेतावनी तो सामने आ गई है कि ईरान का ही नियंत्रण रहेगा और अमेरिका दखल ना दे। जी हाँ प्रगति, आप सही कहती हैं। हॉर्मूज वो जगह है जहाँ पर दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20% तेल और गैस पास होता है।
इस युद्ध में ईरान ने हॉर्मुज़ की नब्ज़ सही टटोली और उसे पकड़कर बैठ गए। ईरान को दो चीज़ें थीं। ईरान पहले तो ओमान का साथ चाहता था कि हम दोनों मिलकर के हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे। ओमान ने इससे मना कर दिया। अभी ईरान वहाँ पर अपने क्षेत्र से जहाज़ों को आने जाने का दबाव डाल रहा है, ना तो इंटरनेशनल रूट से ना ओमान की साइड से। और ये चीज़ इसलिए की जा रही है कि ईरान जानता है कि अगर हॉर्मुज़ उसने छोड़ दिया तो उसके पास कोई लेवरेज नहीं रहेगा इस युद्ध में। ये कब तक जारी रहेगा ये देखने वाला विषय है। अब यूरोप भी सक्रिय हो गया है, फ्रांस के माइन स्वीपर भी आ गए हैं और हॉर्मुज़ को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉर्मुज़ एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट बनकर उभर सकता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के जो उपापोह की स्थिति है, दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा कि अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 2 एम्फीबियस टास्क फोर्स हॉर्मुज़ के मुहाने पर होने के बाद भी ईरान को टस से मस नहीं कर पाए। और आज भी अमेरिका बिल्कुल यानी कुल मिलाकर हॉर्मुज़ को लेकर और वहां पर अपने दबदबे को लेकर लगातार जो ईरान है अपने जिद पर अड़ा है और अमेरिका ऐसा होना नहीं देना चाहता। अमेरिका बोलता है कि ये एक फ्री ट्रेड रूट है और उसे वैसे ही बहाल किया जाना चाहिए। स्थिति सामान्य हो पाएगी, इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मुश्किलें नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई का बयान, परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजराइल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजराइल से मिली है धमकी। तो आपको बता दें कि ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई की तरफ से यह बयान सामने आया है और यह एटमी प्रोग्राम को लेकर बयान दिया गया है। परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजराइल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजराइल से धमकी मिली है, यानी जो रजाई है वो ये नहीं चाहते, जिस तरह से एमओयू में तय किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो संवर्धित यूरेनियम है उसको भी करीब करीब 3% के आसपास लाना है। तो क्या इससे एक अलग रुख रजाई का नजर आ रहा है? एक और बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई का बयान, परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजराइल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजराइल से मिली है धमकी। तो आपको बता दें कि ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई की तरफ से यह बयान सामने आया है और यह एटमी प्रोग्राम को लेकर बयान दिया गया है। परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजराइल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजराइल से धमकी मिली है, यानी जो रजाई है वो ये नहीं चाहते, जिस तरह से एमओयू में तय किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो संवर्धित यूरेनियम है उसको भी करीब करीब 3% के आसपास लाना है। तो क्या इससे एक अलग रुख रजाई का नजर आ रहा है? तो क्या परमाणु हथियार बनाएगा ईरान? अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ी खबर क्या है, ईरान में परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है और एटमी प्रोग्राम पर नसीहत भी दे दी गई है। ईरान अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करे, ये कहा गया है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता है इब्राहिम रजाई, उनकी तरफ से कहा गया इजराइल से बढ़ते खतरे के बीच रणनीति बदल ले अब ईरान। इब्राहिम रजाई ने यूएस से डील के आर्टिकल 8 का जिक्र किया। इतना ही नहीं, आर्टिकल 8 के मुताबिक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, ये याद दिलाते हुए इस आर्टिकल का जिक्र किया गया और ये बात कही गई है। सवाल ये है, क्या एटमी प्रोग्राम पर यूएस ईरान के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ती दिखाई देगी? एक बार फिर से तनाव होगा क्या? और एक और बड़ी खबर, ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए का दावा, ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद है यूरेनियम। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से बयान दिया गया, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अब जाना होगा। यह आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से बड़ा बयान। मुस्तफा का प्रण, ईरान बनाएगा एटम बॉम्ब। क्या एटम बॉम्ब को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ जाएगा? क्या दावे किए जा रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी बमबारी में संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है, ये बड़ा दावा है, और ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर संवर्धित यूरेनियम अभी भी मौजूद है। आईएईए चीफ ने कहा है कि जांच के लिए ईरान जाना जरूरी है। न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटाने के सबूत नहीं है।
आईएए चीफ राफेल ग्रॉसी के दावों के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई। अब जरूरी बात क्या है यह भी आप समझिए। संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, क्या यह जो युद्ध चला और जिस तरह से कभी हां तो कभी ना, बड़ी उहापोह वाली स्थिति अमेरिका के साथ नजर आती है, इजराइल के साथ कभी भी युद्ध फिर से छिड़ सकता है, तो क्या अब यह ईरान को महसूस हो रहा है रिजाई के बयान से जो समझा जा सकता है कि नहीं, हमें अपना जो संवर्धित यूरेनियम का कार्यक्रम उसे कम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या अब एटम बम बनाने की तरफ रुख कर सकता है ईरान? यह हम समझे, डिकोड करें इस बयान को। बिल्कुल, देखिए, पहले तो ईरान यही कह रहा था कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, लेकिन हमारा मकसद परमाणु हथियार बनाने का नहीं है। लेकिन उस वक्त अमेरिका और इजराइल कह रहा था नहीं जी, आप परमाणु हथियारी बनाओगे, आप परमाणु हथियारी बनाओगे। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपको केवल और केवल परमाणु ऊर्जा के लिए चाहिए होता तो 4% तक आप यूरेनियम को संवर्धित करते, लेकिन आपने 60 से 70% कर दिया है। तो ये इंटेंशन बताता है कि आप 90% करेंगे और परमाणु बम बनाएंगे। तो अनाधिकारिक तौर पर ईरान पहले भी इस कार्यक्रम में आगे चल रहा था, जो बात अभी रजाई कह रहे हैं। लेकिन जंग के बाद अब ईरान में और अधिक इस बात पर आप कहें कि कट्टरता पूर्वक विचार किया जा रहा है कि नहीं, हमें हर हालत में परमाणु बम बना ही लेना है और जो जिस तरह से होगा वो बनाएंगे ही। तो इससे और अधिक तनाव बढ़ेगा। अब यहीं पर एंट्री होती है आईएए चीफ राफेल ग्रॉसी के। हुआ यह है कि पिछले साल चाहे जून में यूएस बॉम्बर्स के द्वारा बमबारी की गई हो या अभी 40 दिन के दरमियान जो बमबारी की गई है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम जैसे तैसे वो 400 किलो अभी भी बचा हुआ है। और वो कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, किस पोजीशन में है, इसके बारे में अमेरिका और इजराइल को भनक नहीं लग रही है। तो अब अमेरिका और इजराइल तो वहां जा नहीं सकेगा, तो कौन जा सकता है जो पता करके इनको बता देगा? तो वो है आईएए। इसलिए आईएए को सामने लाया जा रहा है ताकि यूएन के नाम पर आईएए के चीफ वहां पहुंचेंगे और फिर वो सारी जानकारी इजराइल को और अमेरिका को दे देंगे। तो इस बार ईरान ये होने नहीं देगा। अब आईएए के चीफ की भी एंट्री करने दिया नहीं जाएगा। वैसे भी आईएए की जो निष्पक्षता है उस पर लगातार सवाल उठे हैं, चाहे वो लीबिया के संदर्भ में हो या फिर रूस यूक्रेन के संदर्भ में हो, और अब ईरान के संदर्भ में तो साफ तौर पर है कि ईरान ने बार बार कहा है कि आईएए इजराइल के लिए जासूसी करता है। बिल्कुल मनीष, इसको लेकर कई बार दावे किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि आत्मविश्वास भी ईरान का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता एकजुट भी दिखाई दे रही है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाएगा फ्रांस। बड़ी खबर यह कि बारूदी सुरंग हटाने के लिए विमानों की तैनाती की गई है। बारूदी सुरंग साफ करने के लिए तैयार है फ्रांस। आपको याद होगा, फ्रांस के विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची से बात भी की थी। उस दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा था कि हमें मदद नहीं चाहिए। हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाएगा फ्रांस। तो सवाल है कि क्या हॉर्मुज में एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली? हुआ क्या है पहले आप ये समझिए। फ्रांस ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंग हटाने की पहल कर दी है। बारूदी सुरंग हटाने के लिए विमानों की तैनाती की गई है। हॉर्मुज में बारूदी सुरंग निरोधक विमान को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, मैक्रो ने कहा है कि बारूदी सुरंग साफ करने के लिए तैयार है। बारूदी सुरंग हटने के बाद आवाजाही शुरू हो पाएगी। लेकिन पेच कहां फंस रहा है? सवाल ये, ईरान ने अभी तक फ्रांस को इजाजत नहीं दी। फ्रांस की पहल पर ईरान रोक लगा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कैसी स्थिति बनेगी? सवाल ये भी है। श्याम कुमार सर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची से बात की थी। उस दौरान अब्बास अराक्ची की तरफ से साफ इनकार कर दिया था, हमें मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। लेकिन फ्रांस की तरफ से तो तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? प्रगति, मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि अब फ्रांस की वहां पे जब पहल हुई है तो लोग इसको समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं। जब मैंने पहले मार्च के मिड में आपके स्टूडियो से ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन, नाटो नहीं, यूरोपियन यूनियन की पूरी फोर्स, ये इसमें इटली, ग्रीस, फ्रांस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग शामिल हैं और ये सब मीटिंग कर रहे हैं। कई मीटिंग हुई फ्रांस में, यूके में, तब इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आर्टिकल्स लिख के मैंने इसको दखल की अपनी बातों को कि ये होगा। और कई बार फ्रांस ने कहा कि अगर कंटेस्टेड वाटर्स पे थोड़ी अगर पानी कम उबाल में हो तो हम आएंगे। तो क्या उठ के आ जाता है शिप? लीड टाइम लगता है वॉरशिप्स को आने में, माइन सुपर्स को रेडी करने में। आज के माइन सुपर्स कॉन्टेक्ट माइन स्वीपिंग नहीं करते, दूर से करते। उनके जहाज, उनके रोबोटिक्स, उनके बाकी आते हैं। खाड़ी में कोई नहीं घुसेगा। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई भी एम्फीबियस वॉर असॉल्ट शिप्स
खाड़ी में घुसने के लिए कभी नहीं आया। डिस्ट्रॉयर आए, मसल फ्लेक्सिंग की, चले गए। ये पहले से पता था। कैसे भूल सकता है 14 अप्रैल 1988 को अमेरिका रॉबर्ट सैमुअल को इसी माइन से टकराया था कुवैत के टैंकर को ले जाते हुए। अरे 28-30 साल पहले ये सब अमेरिका देख चुका है। उसको पता था कि जब लड़ाई होगी तो हॉर्मुज पर होगी। ऐसा नहीं है कि बाद में ईरान ने यह समझ लिया। 40 साल से लगातार हॉर्मुज की ही लड़ाई है। मैरीटाइम एंगेजमेंट को लोगों ने समझा नहीं, इसलिए युद्ध का आकलन हवाई जहाज, तोप, टैंक पर जाता रहा। ऐसा नहीं है, इसलिए इस तरह की वार हो रही है। हिट एंड रन की पॉलिसी में अमेरिका आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले जो फैसला लिया गया अटैक करने का, उसमें भी लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है पूरी तरह से अनभिज्ञ थे या फिर पूरी तरह से उन्हें हालात का पता नहीं था। और अब जब हालात ऐसे हो गए तब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इस्राएल को ईरान की बड़ी धमकी। यूएस इस्राएल के अत्याचार से मुक्ति जरूरी है। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, खामनेई का बदला मतलब यूएस इस्राएल से मुक्ति। यह बहुत बड़ी बात कही गई कि यूएस और इस्राएल से मुक्ति। तो सवाल है कि क्या जो एमओयू साइन हुआ शांति के लिए वो सिर्फ एक भ्रमभर है? दुनिया के सभी मुस्लिम अपनी एकता बनाए रखें। क्या आगे को लेकर कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है अमेरिका और इस्राएल को लेकर? तो क्या कोई रणनीति वाकई में तैयार की जा रही है? इस पर आगे विस्तार से खबर आपको देंगे। अली खामनेई का बदला लेगा ईरान। ये इसलिए क्योंकि ईरान में अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग तेज हो गई है। हत्या की बदला लेने की मांग तेज कैसे हुई उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन तक हुआ है। अब सांसद कालिबाफ की तरफ से क्या कहा गया? खामनेई का बदला लेने का मतलब सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं है, दुनिया को यूएस इजराइल के दमन से मुक्त कराना भी मकसद है। यूएस इजराइल का दुनिया भर के मुस्लिमों पर अत्याचार देखने को मिला है। अरब में अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं और संदेश देने की क्या कोशिश की गई है? यूएस इजराइल के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करने की नीति है ये। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका इजराइल को बड़ी चेतावनी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की दो टूक, किसी के सामने नहीं झुकने वाला ईरान। यह मसूद पेजिशकियान की तरफ से कहा गया है। देश संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी खोल मिलाकर पेजिशकियान ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला ईरान, उसकी शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करने वाला ईरान। तो यूएस इजराइल को ईरान की चेतावनी। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की यूएस इजराइल को दो टूक। क्या कहा? ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। ईरान के सामने किसी को दादागिरी भी नहीं हम चलाने देंगे। सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट। ईरान का जो संदेश है वो मसूद पेजिशकियान की तरफ से दिया गया है। और खामनेई की शहादत अंत नहीं, नए दौर की शुरुआत है, ये भी अपने बयान में कहा। यूएस राठौर सर, इससे पहले जो हमने खबर दिखाई कि तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश, क्या आगे को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? और क्या यहां साफ संकेत है, भले अमेरिका 60 दिन की जो मियाद है समय लेकर चल रहा है, लेकिन अब हो गया, अब ईरान नहीं झुकेगा इससे ज्यादा। देखिए करुणा, इस युद्ध में बहुत कुछ नहीं बदला है। अगर बात करें मुस्लिम देशों के समीकरण की, अंदर अंदर गुस्सा जरूर है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, लेकिन खुलकर लोग नहीं आते। अभी जो ये सारी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राष्ट्रपति बोल रहे हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हों, संसद के स्पीकर बोल रहे हों या उनके सेना प्रमुख बोल रहे हैं, ये सारा इंटरनल ऑडियंस के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, शिया समुदाय में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, एक तो है शहादत और दूसरा है बदला। ये दोनों चीज़ों को आप जितना ऊपर उसको विप करोगे उतना आपको लीवरेज मिलता है और माइलेज मिलता है। आज वो इंटरनल ऑडियंस को गैल्वनाइज करना चाहते हैं कि शहादत इनकी बेकार नहीं जानी चाहिए और इसका हम बदला लेंगे। इसको ये आज विप अप कर करके पूरे ईरान को एक बिल्कुल यूएस राठौर सर, यही वजह है कि जो नजर भी आ रहा है 4 महीने के बाद जब सुपुर्द खाक किया जा रहा है तो 6 दिन तक अंतिम यात्रा, राजकीय शोक का ऐलान और सभी को एकजुट करने की ये जो पूरी कोशिश है वो नजर आ रही है।